हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम टेबल पर। मैं अविनाश कुमार आज फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, आज मैं पेट की परीक्षा को देखते हुए आप लोगों को आधुनिक भारत के इतिहास का महामैराथन क्लास लेकर आया हूं, मॉडर्न इंडिया का महासंग्राम लेकर आया हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी अधिवेशनों को कवर अप करने वाले हैं। दोस्तों, हमारे क्लास में इस समय उपस्थित हैं प्रदीप, अभिषेक यादव, संदीप, आशीष, अभय नंदन पांडे, धनंजय यादव, राहुल सिंह, बिकानू, अंकित, नेहा, स्नेहा, निकिता, सपना, निवेदिता, पिंकी, सुशीला, खुशबू, गरिमा, गुड़िया, महिमा, मनीषा, सुधा, संजना, रंजना और रेखा, गरिमा, शिखा और रितु, मध्यसिया, कंचन उपाध्याय, अनीता, नैनीति, पूजा वर्मा, प्रशांत और मिथिलेश, ये सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और इन लोगों की उपस्थिति में आज आधुनिक भारत का इतिहास का महामैराथन, आज मॉडर्न इंडिया का महासंग्राम शुरू होने जा रहा है। और मेरे चैनल पर महामैराथन महासंग्राम की ये पहली वीडियो होगी। तो दोस्तों, बिना देर के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण व्यक्ति एक ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी थे और दोस्तों, भारत की स्वतंत्रता के लिए ये बहुत ही संघर्ष किए और इन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए, आज़ाद कराने के लिए इनको महसूस हुआ कि एक महत्वपूर्ण संगठन की आवश्यकता है। इसलिए इन्होंने हमारे देश के कुछ महत्वपूर्ण नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद एक संगठन बनाए और उस संगठन का नाम इन्होंने रखा INU, इंडियन नेशनल यूनियन। इंडियन नेशनल यूनियन, कभी कभी दोस्तों इसी को कहा जाता है INA, इंडियन नेशनल यूनियन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन। दोस्तों, इसका मतलब भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना इन्होंने किया था 1884 में। दोस्तों, इसी भारतीय राष्ट्रीय संघ, दोस्तों इसी भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला सम्मेलन, पहला अधिवेशन पुणे में होने वाला था, लेकिन उस समय महामारी के वजह से इसको पोस्टपोन कर के बंबई में किया गया। तो दोस्तों, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अधिवेशन बंबई में किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी को बनाया गया। दोस्तों, WC बनर्जी को व्योमेश चंद्र बनर्जी के नाम से जाना जाता है। व्योमेश चंद्र बनर्जी। और दोस्तों, बंबई में कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में दोस्तों, इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी भी शामिल हुए थे
और दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इस भारतीय राष्ट्रीय संघ अर्थात आईएनयू का नाम बदलकर कांग्रेस कर दिया गया, अर्थात आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। किसकी सलाह पर? दादा भाई नौरोजी की सलाह पर। दादा भाई नौरोजी के सलाह पर। तो दोस्तों एओयू क्या थे? एक ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी थे, ध्यान रखिएगा, एक ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी थे। दोस्तों एओयू ने 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ अर्थात आईएनए या आईएनयू का गठन किया, जिसकी पहली बैठक 1885 में अर्थात 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया, जिसकी अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और दोस्तों इस आईएनयू के पहले अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की सलाह पर इसका नाम जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात कांग्रेस कर दिया गया, आईएनसी कर दिया गया। दोस्तों याद रखिएगा, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व नाम क्या था, तो आप लोग कहोगे भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुआ? 1884 में। ये पेपर में आ चुका है यूपी SSC के। दोस्तों जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो आप लोग कहोगे 1885 में, क्योंकि 1885 में जो है आईएनयू का पहला बैठक हुआ था और उसी अधिवेशन में इसका नाम बदल करके कांग्रेस कर दिया गया। क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाए कि किसकी सलाह पर कांग्रेस नाम रखा गया, तो बाबू आप आंसर दोगे दादा भाई नौरोजी की सलाह पर। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बंबई में हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में दोस्तों कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, याद रखिएगा, कुल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। और लॉर्ड डफरिन वायसराय था, लॉर्ड डफरिन वायसराय था दोस्तों, वायसराय। और याद रखिएगा लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को कहा था सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था। दोस्तों लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहकर मजाक उड़ाया था। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में दोस्तों कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 3 मुस्लिम सदस्यों ने भाग लिया था। सॉरी दोस्तों 2। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 2 मुस्लिम सदस्यों ने भाग लिया था, जबकि दोस्तों तीसरे अधिवेशन में 33 मुस्लिम सदस्यों ने भाग लिया था। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कांग्रेस के पहले अधिवेशन में 2 मुस्लिम सदस्य भाग लिए थे। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में अर्थात 1886 में 33 मुस्लिम सदस्य भाग लिए थे। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में 81 मुस्लिम सदस्यों ने भाग लिया था और कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में 281 मुस्लिम सदस्यों ने भाग लिया था। याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने मुस्लिम सदस्यों ने भाग लिया था? तो 2। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने मुस्लिम सदस्यों ने भाग लिया था? 33। और तीसरे अधिवेशन में कितने गए थे? 81। और कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में 221 सदस्यों ने भाग लिया था, अर्थात मुस्लिम सदस्यों ने भाग लिया था।
जब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने मुस्लिम सदस्यों ने भाग लिया था? 35। और कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने मुस्लिम सदस्यों ने भाग लिया था? 2। सभी लोग आराम से बोलिए और आराम से सबको याद हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, एक प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न याद कर लीजिए। कांग्रेस के स्थापना दिवस में, कांग्रेस के स्थापना दिवस में कौन शामिल नहीं हुआ था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कांग्रेस के स्थापना दिवस में कौन महत्वपूर्ण नेता शामिल नहीं हो पाया था, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एसएन बनर्जी। क्यों नहीं शामिल हो पाया था दोस्तों? तो ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से समझिएगा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1876 में IA, इंडियन एसोसिएशन, IA का मतलब इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और इनके सहयोगी थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इनके सहयोगी थे आनंद मोहन बोस। और दोस्तों इसी INA का अर्थात इंडियन एसोसिएशन का 1883 में जो है पहला अखिल भारतीय राज्य सम्मेलन किया गया था और इसी का 1885 में दूसरा सम्मेलन किया गया था कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता सुरेंद्र नाथ बनर्जी किए थे। इसलिए कांग्रेस के स्थापना दिवस में शामिल नहीं हो सके थे। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस में कौन महत्वपूर्ण नेता शामिल नहीं हो पाया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन की द्वितीय बैठक की अध्यक्षता कलकत्ता में कर रहे थे 1885 में, इसलिए वो कांग्रेस के स्थापना दिवस में शामिल नहीं हो पाए थे। दोस्तों याद रखिएगा, 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने की थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1886 में हुआ था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। और कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ याद रखिएगा, इस कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का विलय कर दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, का विलय कर दिया गया। क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस महत्वपूर्ण संस्था का विलय कर दिया गया? इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया 1886 में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। दोस्तों तो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ। ये वो ह्यूम ने किया। ये वो ह्यूम क्या था? एक ब्रिटिश अंग्रेज था, ब्रिटिश जो है सेवानिवृत्त अधिकारी था। और दोस्तों इसने सबसे पहले 1884 में INA का गठन किया, INU का गठन किया, भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया और इसी INU का भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदल करके कांग्रेस कर दिया गया 1885 में और दादा भाई नौरोजी की सलाह पर। ध्यान रखिएगा, कांग्रेस के पहले अधिवेशन बंबई में हुआ था और WC बनर्जी इसकी अध्यक्षता किए थे। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में किया गया था। और दोस्तों याद रखिएगा, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधि शामिल थे? उस समय वायसराय कौन था? कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक संस्था का करके मजाक किसने उड़ाया था? कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में
कितने मुस्लिम सदस्यों ने भाग लिया था? कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने मुस्लिम सदस्यों ने भाग लिया था? तीसरे अधिवेशन में 81 और चौथे अधिवेशन में 221 मुस्लिम सदस्यों ने भाग लिया था। दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिसको नोट करना है जल्दी से नोट करें, और या तो स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमने 1886 का कांग्रेस का अधिवेशन बताया। 1887 के अधिवेशन के बारे में जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों 1887 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। और ये कहाँ के अध्यक्षता किए थे? मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने किया था। तो याद रखिएगा कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1887 में हुआ था। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष। इससे ज्यादा आपको प्रश्न याद करने की आवश्यकता नहीं। और इसी अधिवेशन में 33 मुस्लिम सदस्यों ने भाग लिया। बस इसके बाद दोस्तों 1888 के अधिवेशन के बारे में जानते हैं। 1888 का अधिवेशन दोस्तों इलाहाबाद में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूल ने किया था। जॉर्ज यूल ने किया था। और इलाहाबाद जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है दोस्तों, प्रयागराज और ये इलाहाबाद। दोस्तों यही वही इलाहाबाद है, वही प्रयागराज है जिसको 1858 में महारानी ने एक दिन की राजधानी घोषित किया था, इलाहाबाद को, प्रयागराज को। तो एक दिन की राजधानी इलाहाबाद प्रयागराज को बनाया गया था 1858 में। इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो दोस्तों जब क्वेश्चन पूछा जाए कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था? तो दोस्तों चौथा अधिवेशन प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था? 1888 में हुआ था। और कौन अध्यक्षता किया था? जॉर्ज यूल ने किया था। और जब क्वेश्चन पूछा जाए कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल। कांग्रेस का प्रथम यूरोपियन अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूल था। दोस्तों इससे ज्यादा प्रश्न आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। आते हैं दोस्तों, अब आते हैं 1896 का कांग्रेस का जो है दोस्तों कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। और रहमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी। रहमतुल्लाह सयानी ने की थी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। 1896 में कांग्रेस का कहाँ पे अधिवेशन हुआ था? जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों याद रखिएगा इसी अधिवेशन में हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था। वो पहली बार गाया गया था। दोस्तों हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। वंदे मातरम को सबसे पहले 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में पहली बार गाया गया था। और किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गाया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा वंदे मातरम को कहां से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया है। वंदे मातरम को आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ क्या है दोस्तों? एक उपन्यास है, एक उपन्यास है। और इसकी रचना किसने की है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय।
दोस्तों याद रखिएगा, आनंद मठ का संबंध एक सन्यासी विद्रोह से है। आनंद मठ का संबंध किससे है? सन्यासी विद्रोह से है। सन्यासी विद्रोह से है। दोस्तों याद रखिएगा, आनंद मठ को बंगाल के बाइबिल के उपनाम से जाना जाता है। बंगाल के बाइबिल। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, और वंदे मातरम को गाने का समय है दोस्तों 65 सेकेंड। 65 सेकेंड याद रखिएगा, 65 सेकेंड या 1 मिनट 5 सेकेंड। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को आनंद मठ से लिया गया है, और आनंद मठ एक उपन्यास है जिसका संबंध सन्यासी विद्रोह से है। आनंद मठ को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। आनंद मठ दोस्तों, आनंद मठ को बंगाल की बाइबिल के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये याद रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 1901। दोस्तों 1901 का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। 1901 में कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, और जिसके अध्यक्ष थे दिनसा वाचा। दिनसा वाचा। और महत्वपूर्ण बात क्या है इस अधिवेशन का, कि गांधी जी ने पहली बार भाग लिया था। पहली बार भाग लिया था। तो दोस्तों कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। कांग्रेस का तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कब हुआ था? 1888 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कब हुआ था? दोस्तों 1886 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? कांग्रेस का जो 12वां अधिवेशन कब हुआ था? 1896। कांग्रेस के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ हुआ था? 12वां अधिवेशन। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को पहली बार कब गाया गया था? 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। वंदे मातरम को गाने का समय कितना है? वंदे मातरम को कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ क्या है? आनंद मठ का संबंध किससे है? आनंद मठ की रचना किसने की है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद वंदे मातरम को भी लिखा है। वंदे मातरम की रचना किसने की है? आनंद मठ को बंगाल की बाइबिल के उपनाम से जाना जाता है। बंगाल की बाइबिल के उपनाम से कौन किसको जाना जाता है? 1901 में कांग्रेस का कहाँ पे अधिवेशन हुआ था? जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे? कब? जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? इतने महत्वपूर्ण प्रश्न याद रख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं अगले अधिवेशन पर। क्या बोलिए जी? अनीता का बोलिए। दोस्तों 1905 में कांग्रेस का वाराणसी में अधिवेशन हुआ था। बनारस में अधिवेशन हुआ था, ध्यान रखिएगा, बनारस को ही वाराणसी कहा जाता है। दोस्तों 1905 में कांग्रेस का बनारस में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जिनको जीके गोखले के नाम से भी जाना जाता है। जीके गोखले। दोस्तों जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और ध्यान रखिएगा, इस गोखले के राजनीतिक गुरु
रनाडे गोखले के राजनीतिक गुरु, राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रनाडे। कौन थे दोस्तों? महादेव गोविंद रनाडे। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु CR दास थे। लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु मेजिनी थे और तिलक के राजनीतिक गुरु सुशील कुमार घोष थे और आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद थे। दोस्तों तो 1905 में बनारस अधिवेशन की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। दोस्तों भारत सेवक समाज, हिंदी में पूछा जाएगा भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कब? 1905 में। भारत सेवक समाज। दोस्तों अब हम लोग आते हैं 1906 के कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में। दोस्तों 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और दोस्तों कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था दादा भाई नौरोजी ने। कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। दोस्तों 1906 में कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था। दोस्तों महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं यहाँ पे, दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष रहे। 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1893 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी और 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और महत्वपूर्ण बात दादा भाई नौरोजी के बारे में सुन लीजिए पेपर के दृष्टिकोण से। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, मैन ऑफ इंडिया या भारत के वयोवृद्ध नेता, भारत के वयोवृद्ध पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। और दोस्तों याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थियरी का सिद्धांत दिया। ड्रेन थियरी का सिद्धांत दिया। धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। दोस्तों को जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया। ड्रेन थियरी का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने दिया। और महत्वपूर्ण बात दादा भाई नौरोजी के बारे में सुन लीजिए कि दादा भाई नौरोजी गणित और भौतिकी के प्रोफेसर थे। गणित और भौतिकी के प्रोफेसर थे। एल्फिस्टन कॉलेज में पढ़ाते थे। एल्फिस्टन कॉलेज के में प्रोफेसर थे। तो दोस्तों आपको दादा भाई नौरोजी के बारे में समझ में आ गया होगा कि दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रहे हैं। 1886 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और 1893 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे
और 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 में कांग्रेस के मंच से पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया था दादा भाई नौरोजी ने। और दोस्तों याद रखिएगा, धन के निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया है। ड्रेन थियरी का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। दोस्तों पहली बार धन के निष्कासन पर चर्चा दोस्तों 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में किया गया था। ये भी बात याद रखिएगा, पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में धन के निष्कासन पर चर्चा हुआ था? 1896 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में। तो दोस्तों आप लोगों ने 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के बारे में जान गए और समझ गए। तो जल्दी से इसको नोट करिए। क्रिश्चियन कॉलेज दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों को याद हो रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से सारे अधिवेशन याद हो रहे होंगे। और आप लोग बहुत ही मेहनत से, बहुत ही ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। ऐसे ही लगातार आप लोग मेहनत करते रहिए। अगर जो ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे तो आप लोगों को अपने लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। किसने कहा है कि जरा सपने सजा कर तो देखो, इरादों को मकसद बना करके तो देखो, किनारे पर आकर के किसे क्या मिला है, जरा बीच सागर में जाकर देखो। तो दोस्तों आप लोग मेहनत से, ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे तो एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। क्योंकि किसी ने कहा है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन सफलता जरूर मिलती है। एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन सफलता जरूर मिलती है। बार बार बहुत से बच्चों का ये शिकायत होता है कि सर मुझे याद नहीं होता है, मैं भूल जाता हूँ। दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपका रिवाइज नहीं होता है। आप लोग बार बार रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए, और तब तक पढ़िए उस चीज को जब तक वो मना न कर दे कि तुम हमें मत पढ़ो। जब तक वो मना न कर दे वो चीज कि तुम हमें मत पढ़ो। कांग्रेस का अधिवेशन आप पढ़ रहे हैं और आपको याद नहीं हो रहा है, आप तब तक इस कांग्रेस के अधिवेशन को पढ़ते रहो, तब तक वीडियो देखते रहो जब तक कांग्रेस का अधिवेशन ये मना न कर दे तुम हमें मत पढ़ो, हमें मत पढ़ो, हमें मत पढ़ो। अगर लगातार एक कार्यक्रम जारी रखेंगे, लगातार दिन प्रतिदिन पढ़ेंगे, सुनेंगे, रिवाइज करेंगे, तो निश्चित रूप से इन अधिवेशनों को हार मानना पड़ेगा आपके जिद के आगे कि नहीं भाई अब हम याद रहेंगे, तुम्हारे दिमाग में फिट रहेंगे, भूलेंगे नहीं। दोस्तों आइए इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, नेक्स्ट अधिवेशन की शुरुआत करते हैं। 1907 का अधिवेशन। 1907 में कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन हुआ था दोस्तों, और जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी, आरबी घोष ने की थी। दोस्तों 1907 में कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आरबी घोष ने की थी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक आरबी बोस है और एक आरबी घोष, एक रास बिहारी बोस है और एक रास बिहारी घोष। तो अध्यक्षता जिन्होंने किया है रास बिहारी घोष ने किया है। रास बिहारी घोष 1942 में आईएनए से संबंधित है। तो दोस्तों 1907 में कांग्रेस का सूरत में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आरबी घोष ने की थी। और दोस्तों सूरत ताप्ती नदी के तट पर अवस्थित है। कहाँ पे? गुजरात में है दोस्तों, गुजरात में है, याद रखिएगा।
और 1907 में सूरत में अधिवेशन हुआ। क्यों खास है दोस्तों? इसी अधिवेशन में कांग्रेस दोस्तों दो भागों में विभक्त हो गया, गरम दल और नरम दल। गरम दल और नरम दल, याद रखिएगा, गरम दल और नरम दल। नरम दल को दोस्तों उदारवादी कहते हैं, गरम दल को उग्रवादी कहते हैं। दोस्तों उग्रवादी में कुछ नेताओं के बस नाम याद कर लीजिए, उसी से आपका काम चल जाएगा। दोस्तों याद कर लीजिए, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल और घोष। लाल बाल पाल घोष मतलब दोस्तों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। ये तीन महत्वपूर्ण नेता हैं और चार महत्वपूर्ण नेता हैं जो चारों जो है गरम दल के नेता थे। उधम सिंह भी गरम दल के नेता थे, याद रखिएगा, उधम सिंह। तो दोस्तों लाल बाल पाल और घोष, लाला लाजपत राय पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते थे, तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष गरम दल के नेता थे, उग्रवादी थे। बाकी दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी, दादा भाई नौरोजी गोखले, रानाडे, ये सब जो है दोस्तों, फिरोज शाह मेहता, ये सब जो है नरम दल के नेता थे। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन गरम दल का नेता था, तो दोस्तों आपको ऑप्शन में इसी चारों में से एक दे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इससे टफ प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो दोस्तों लाल बाल पाल, ये कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछा था, लाल बाल पाल त्रिपुट में से कौन कांग्रेस का अध्यक्ष बना था, तो लाला लाजपत राय। हम आगे करेंगे अभी। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है, सूरत फाड़ कब हुआ था? सूरत फाड़ के नाम से क्वेश्चन पूछा गया है कि सूरत फाड़ कब हुआ था? तो दोस्तों 1907 में। सूरत फाड़ के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। दोस्तों रास बिहारी घोष, याद रखिएगा। और कांग्रेस का पहला विभाजन कहाँ हुआ था? सूरत में। तो ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। उसके बाद दोस्तों 1909 अधिनियम है। 1909 के अधिनियम के बारे में मैं बता दूं, 1909 का एक्ट है। 1909 के एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। मार्ले मिंटो, इसको हम लोग आंदोलन जब करेंगे तो उसमें अच्छे से करेंगे। तो मार्ले मिंटो सुधार दोस्तों 1909 में हुआ था। इसमें क्या था कि मुस्लिम वर्ग के लिए एक अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया गया था कि इस अधिनियम के अंतर्गत मुस्लिम वर्गों के लिए एक अलग से क्षेत्र निर्धारित किया गया था। उस वर्ग में, उस क्षेत्र में केवल मुस्लिम वर्ग ही चुनाव लड़ सकता था और मुस्लिम वर्ग भी वोटिंग कर सकता था। तो दोस्तों मार्ले मिंटो सुधार 1909 का है, जिसमें जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया गया था। बस आप लोग इतना ही समझिए, जब हम आंदोलन कराएंगे तो उसमें इसके बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे। दोस्तों 1911 कांग्रेस का 1911 में अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में। 1911 में कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित बिशनधर नारायण ने की थी। बिशनधर नारायण ने की थी। और दोस्तों इस अधिवेशन की खास बात क्या था और 1911 में कब हुआ था? 27 दिसंबर को हुआ था, ये भी समझ लीजिए, कभी कभी पूछ दिया जाता है पेपर में। तो 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित बिशनधर नारायण ने की थी। दोस्तों इसकी खास बात क्या है कि इस अधिवेशन में हमारा जो राष्ट्रगान है उसको पहली बार गाया गया था। राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था, पहली बार गाया गया था। और दोस्तों किसने गाया था? महत्वपूर्ण बात यह है तो रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी सरला देवी चौधरानी के द्वारा पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था। दोस्तों राष्ट्रगान को गाने का समय है 52 सेकेंड, लेकिन न्यूनतम समय है 20 सेकेंड, ये याद रखिएगा। दोस्तों
राष्ट्रगान को मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखा गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। हमारे राष्ट्रगान को किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। दो देशों का राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। हमारा जो है भारत और बांग्लादेश, हमार सोनार के नाम से। दोस्तों, राष्ट्रगान को 1919 में द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। दोस्तों, राष्ट्रगान का 1919 में द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर ने ही अंग्रेजी अनुवाद किया था। दोस्तों, याद रखिएगा कि ये जो राष्ट्रगान है जन गण मन, इसको पहली बार तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित किया गया था 1912 में। 1912 में दोस्तों तत्वबोधिनी पत्रिका में इसको प्रकाशित किया गया था। तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित किया गया था। लेकिन दोस्तों, ये लिया कहाँ से गया है? गीतांजलि नामक रविंद्रनाथ टैगोर का साहित्य है। उस गीतांजलि नामक साहित्य से दोस्तों लिया गया है और पहली बार जो है तत्वबोधिनी पत्रिका में 1912 में प्रकाशित किया गया था। द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से 1919 में राष्ट्रगान जन गण मन का अंग्रेजी अनुवाद हुआ था। तो दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। आप बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान में। तो राष्ट्रीय गीत दोस्तों अभी मैंने बता दिया, राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। और राष्ट्रगान जो है दोस्तों, राष्ट्रगान जन गण मन है। जन गण मन है। और याद रखिएगा, वंदे मातरम को गाने का समय है 65 सेकेंड। जन गण मन को गाने का समय 52 सेकेंड। याद रखिएगा, राष्ट्रगान को आर्यन टैगोर ने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। दोस्तों, राष्ट्रगान का अंग्रेजी अनुवाद रविंद्रनाथ टैगोर ने किया है द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। दोस्तों, वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया है। और समझिए महत्वपूर्ण बात कि वंदे मातरम का उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान। दोस्तों, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान दोनों को संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है। ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा आत्मर्पित किया गया, स्वीकार किया गया, अपनाया गया। तो याद रखिएगा दोस्तों, 1911 का अधिवेशन हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं अगला अधिवेशन। दोस्तों, एक बात और मैं बता दूं, 1911 में समझ लीजिए क्या था। 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी को बनाने के लिए घोषणा किया गया था। 1911 में राजधानी भारत की कलकत्ता था, लेकिन दिसंबर में घोषणा कर दिया गया कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी लाया जाएगा। तो घोषणा हुआ 1911 में, और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली जो है राजधानी बन गया। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा कब किया गया, तो 1911 में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 में, 1 अप्रैल 1912 को। दोस्तों, कभी कभी ऑप्शन में 1911 1912 में से कोई एक ही दे देता है, तो नियरेस्ट आंसर मारना पड़ता है। कभी क्वेश्चन अगर दे दे
कि भारत की राजधानी दिल्ली कब बनी, और ऑप्शन में 1912 न रह करके 1911 देता है, तो नियरेस्ट आंसर 1911 आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि 11 और 12 का दोनों का संबंध दिल्ली के राजधानी से ही है। 11 में घोषणा हुआ और 12 में दिल्ली राजधानी बन गया। ठीक है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों आते हैं हम लोग अगले अधिवेशन की बात करते हैं। 1915 के अधिवेशन के बारे में हम लोग बात करते हैं। महत्वपूर्ण क्यों है 1915 का अधिवेशन? तो दोस्तों 1915 का अधिवेशन महत्वपूर्ण इसलिए है कि बंबई प्रांत का गवर्नर था वेलिंगटन। तो किसी गवर्नर के द्वारा किसी अधिवेशन में पहली बार भाग लिया गया था। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार किसी गवर्नर के द्वारा भाग लिया गया था? तो 1915 में सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा कौन थे? अध्यक्ष थे, और अधिवेशन हुआ था बंबई में। और बंबई प्रांत का गवर्नर था, कौन था? बंबई का गवर्नर कौन था उस समय? वेलिंगटन। और इसने पहली बार किसी अधिवेशन में भाग लिया था। पहली बार किसी अधिवेशन में भाग लेने वाला पहला गवर्नर। इंपॉर्टेंट क्यों है कि ये पहला ऐसा गवर्नर है जो कांग्रेस के किसी अधिवेशन में भाग लिया था। तो 1915 में कांग्रेस का अधिवेशन बंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी। और दोस्तों सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा की अध्यक्षता में पहली बार बंबई प्रांत का गवर्नर वेलिंगटन ने भाग लिया था। तो ध्यान रखिएगा 1915। दोस्तों अब हम लोग आते हैं 1916 के अधिवेशन के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि उस पर काफी चर्चा होने वाली है, काफी महत्वपूर्ण अधिवेशन है। दोस्तों 1916 का कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हुआ था। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। मजूमदार ने की थी। और दोस्तों इन्हीं को कहा जाता है एसी मजूमदार। पेपर में एसी मजूमदार के नाम से क्वेश्चन पूछा जाता है, एसी मजूमदार। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। दोस्तों ये खास बात क्या क्यों प्रसिद्ध है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसी अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का विलय हो गया। और किसके सहयोग से हुआ? समझौता हुआ। विलय का मतलब समझौता हो गया। और किसके सहयोग से हुआ दोस्तों? तो इसका सही इसमें तिलक है, बीजी तिलक। बीजी तिलक का मतलब बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। इन्हीं दो महत्वपूर्ण नेताओं का होम रूल आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो दोस्तों गरम दल और नरम दल का विलय हो गया, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट याद करेंगे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता। दोस्तों इसमें सहयोग किसके सहयोग से हुआ? बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक और दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। सरोजनी नायडू ने दो महात्माओं का मिलन कहा था। दोस्तों
मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ था, जिसमें सहयोगी थे बीजी तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। दोस्तों याद रखिएगा, बीजी तिलक ने केसरी और मराठा नाम से पत्रिका निकालते थे। याद रखिएगा, केसरी मराठी में निकलता था और मराठा जो है अंग्रेजी भाषा में निकलता था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाल गंगाधर तिलक की पत्रिका कौन कौन है? केसरी और मराठा। केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी में निकाला जाता था। और दोस्तों बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है गीता रहस्य। गीता रहस्य। और दोस्तों इसको गीता रहस्य को उन्होंने मांडले जेल में लिखा है। दोस्तों 1908 में बाल गंगाधर तिलक जेल गए थे और 6 साल की कारावास हुआ था। तो 6 साल में उन्होंने मांडले जेल में दोस्तों गीता रहस्य नामक पुस्तक लिख दी। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को वेलेंटाइन चिरोल ने अशांति का जनक कर दिया। अशांति का जनक कह दिया कि बाल गंगाधर तिलक बहुत ही अशांति फैलाते हैं। तो अशांति का जनक किसको कहा गया है? बाल गंगाधर तिलक को। किसने कहा था? वेलेंटाइन चिरोल ने कहा था। और दोस्तों वेलेंटाइन चिरोल की पुस्तक का नाम है इंडियन अनरेस्ट। तो दोस्तों इतना आप लोगों को। और देखिए मोहम्मद अली जिन्ना की पुस्तक का नाम है हमदर्द और कामरेड। हमदर्द और कामरेड, ये मोहम्मद अली जिन्ना की पुस्तक का नाम है। दोस्तों एनी बेसेंट की पुस्तक का नाम है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। तो दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से इतना याद हो गया होगा कि 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गरम दल और नरम दल का विलय किस अधिवेशन में हुआ? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। किसने किसके सहयोग से? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से। दोस्तों एक बात और बता देते हैं, ध्यान रखिएगा। तिलक साहब ने शिवाजी महोत्सव और गणपति महोत्सव की शुरुआत की है। महोत्सव शुरुआत की थी। तो क्वेश्चन पूछा था शिवाजी महोत्सव या गणपति महोत्सव की शुरुआत किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। दोस्तों मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसके सहयोग से हुआ? बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के सहयोग से। मोहम्मद अली जिन्ना की पुस्तक का नाम है हमदर्द और कामरेड। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक का नाम है गीता रहस्य। और केसरी और मराठा जो है ये पत्रिका था, केसरी मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में निकाला जाता था। दोस्तों और भी कई बातें हैं। 1916 के अधिवेशन में ही, लखनऊ अधिवेशन में तिलक साहब ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा और मैं इसे लेकर रहूंगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा? तो दोस्तों 1916 का लखनऊ अधिवेशन। दोस्तों महत्वपूर्ण बात समझ लीजिएगा। तिलक से पहले स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती ने कहा था। स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। और दोस्तों दयानंद सरस्वती ने कहा था, स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और कहा था हिंदी को राष्ट्रभाषा की दर्जा दिया जाना चाहिए। तो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की बात दयानंद सरस्वती ने किया था और स्वराज शब्द का प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। और दोस्तों याद रखिएगा
दयानंद सरस्वती से पहले स्वराज शब्द का प्रयोग राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय ने किया था। तो सबसे पहले स्वराज शब्द का प्रयोग राजा राम मोहन राय ने किया और उसके बाद दयानंद सरस्वती ने किया, उसके बाद बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ये याद रखिएगा सब प्रश्न। अब दोस्तों याद रखिएगा कि 1916 के अधिवेशन में ही बिहार, चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ल को जैसे ही पता चला कि महात्मा गांधी कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में आ रहे हैं, तो राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलना चाहते थे। भाई क्यों मिलना चाहते थे? तो दोस्तों याद रखिएगा कि उस समय नील की खेती किया जाता था। अंग्रेज जो है जमींदारों से खेती कराते थे, नील की खेती कराते थे, लेकिन बहुत ज्यादा लगान लिया जाता था, अवैध वसूली किया जाता था। जिस हिसाब से फसल होता था उस हिसाब से जो है उनकी उचित कीमत नहीं दिया जाता था, तो उन पर अत्याचार किया जाता था। वो अंग्रेज नहीं मानते थे, जमींदार भी नहीं मानते थे। तो दोस्तों राजकुमार शुक्ल ने निर्णय लिया कि हम गांधी जी से संपर्क करेंगे और गांधी जी को निमंत्रण देंगे कि आप आइए चंपारण में और हम किसानों के समस्याओं का निराकरण कराइए। तो राजकुमार शुक्ल आए, गांधी जी से मिले और गांधी जी को निमंत्रण दिया, हे गांधी जी, हमारे बिहार में चंपारण में किसानों के ऊपर घनघोर अत्याचार हो रहा है, भाई अवैध वसूली किया जा रहा है, नील की खेती किसान नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी खेती कराया जाता है। 3/20 भाग पर नील की खेती कराया जाता है, 3 कटिया पद्धति पर आधारित है। 3/20 भाग का मतलब 3 कटिया पद्धति। तो गांधी जी ने कहा कि देखो भाई राजकुमार शुक्ल जी, मैं तो जरूर आपके निमंत्रण स्वीकार करता हूं, लेकिन मैंने अपने गुरु को वचन दिया है कि 1 साल तक विद्यार्थी के रूप में मैं पूरे देश का पहले भ्रमण करूंगा और उसके बाद से 1 साल के बाद मैं भारतीय राजनीति में कदम रखूंगा। और हमारे गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले, और गोखले साहब ने कहा है कि मुंह बंद रखो, आंख खुले रखो, कान खुले रखो, बोलो मत, देखो और सुनो लेकिन बोलो मत, और एक विद्यार्थी के रूप में पूरे देश का पहले भ्रमण कर लो, देश की, शहर की, गांव की स्थिति परिस्थिति से आप जो है रूबरू हो जाओ और उसके बाद जो है राजनीति में कदम रखो। तो भाई 1 साल तक मैं अभी हम हमारे चंपारण नहीं आ सकते। गांधी जी ने उनको वचन दिया कि जैसे ही 1 साल पूरा होगा मैं जरूर आऊंगा। जैसे ही 1 साल पूरा हो गया गांधी जी वहां पदार्पण कर गए। खैर चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौरी चौरा कांड वगैरह जितने भी है, जलियांवाला बाग हत्याकांड वगैरह, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सारे आंदोलन को मैं आपको आगे बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है और मैं केवल इस वीडियो में आप लोगों को अधिवेशन के बारे में पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों राजकुमार शुक्ल से गांधी जी मिले थे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी से पहली बार किसानों के नेता राजकुमार शुक्ल मिले थे? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। क्वेश्चन इस तरह पूछा गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में किसानों के नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया था? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तो दोस्तों महत्वपूर्ण आंदोलन है, इसको 1916 के अधिवेशन को लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों एक प्रश्न और याद रखिए दोस्तों, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ ना, इसको कहा गया है मतक्य का काल। मतक्य का काल यानी मित्रता का काल। मतक्य का मतलब मित्रता का काल। कहां से कब तक? तो दोस्तों 1916 से लेकर के 1922 तक के काल को मित्रता का काल, मतक्य का काल कहा गया है। तो दोस्तों आपने 1916 के अधिवेशन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। 1916 का लखनऊ का अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने की थी, एसी मजूमदार ने की थी। और 1916 के अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का विलय हो गया। जो 1907 में पहली बार जो विभाजन हुआ था
और दोस्तों बीजी तिलक और रेनी बेसेंट के सहयोग से हुआ था। दोस्तों मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता हुआ और बीजी तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के सहयोग से हुआ। उसके बाद दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन चिरोल ने शांति का जनक कहा और वैलेंटाइन चिरोल की पुस्तक का नाम है इंडियन अनरेस्ट। यह नौ है दोस्तों, नौ अनरेस्ट। दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा नामक पत्रिका निकाला। केसरी को मराठी में और मराठा को अंग्रेजी में निकाला। गीता रहस्य नामक पुस्तक मांडले जेल में लिखा। 6 वर्ष की कारावास हुआ था बाल गंगाधर तिलक को। दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक के बारे में जो बात हो रही है, मैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ और बातें बता देता हूँ। बाल गंगाधर तिलक दोस्तों 1 अगस्त 1920 को स्वर्गवासी हो गए, जिस और उसी दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ। तो महत्वपूर्ण प्रश्न यह पूछा जाता है कि जब बाल गंगाधर तिलक मर गए तो उनकी अर्थी को गांधी जी के साथ किस मुस्लिम ने उनकी अर्थी को उठाया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, शौकत अली और सैफुद्दीन कीचलू और दोस्तों हसरत मोहानी शोक गीत गाए थे। हसरत मोहानी शोक गीत गाए थे। तो याद रखिएगा कि 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक का डेथ हो गया। उसी दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गया और बाल गंगाधर तिलक की अर्थी को गांधी जी के साथ शौकत अली और सैफुद्दीन किचलू ने कंधा दिया था और हसरत मोहानी ने शोक गीत गाया था। याद रखिएगा दोस्तों, गांधी जी एक्सपेरिमेंट विथ माय ट्रुथ नामक पुस्तक लिखा है, हिंद स्वराज पुस्तक लिखा है। और महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बता दूं, हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी ने लिखा है। गांधी जी ने कौन सी पुस्तक लिखा है? हिंद स्वराज पुस्तक गांधी जी ने लिखा है दोस्तों। हिंद स्वराज गांधी जी ने लिखा है और हिंद स्वराज पुस्तक में गांधी जी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कर करके संबोधित किया है। और यह प्रश्न यूपी पीसीएस पूछ चुका है कि निम्नलिखित में से गांधी जी ने अपनी किस पुस्तक में ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था? तो हिंद स्वराज पुस्तक में। याद रखिएगा दोस्तों। तो ये था 1916 का अधिवेशन। अब हम लोग आते हैं 1917 के अधिवेशन के बारे में। चलिए दोस्तों, 1917 का अधिवेशन महत्वपूर्ण अधिवेशन क्यों है? 1917 के अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों एनी बेसेंट ने की थी। और कहां पे हुआ था? कलकत्ता में हुआ था दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्यों है कि प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट। और ये कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड, यानी ये विदेश की रहने वाली थी। और भारत की प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजनी। आगे बताते हैं 1925 के अधिवेशन में कानपुर में हुआ था, उस पर बात करेंगे। तो दोस्तों 1917 में कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। और दोस्तों प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष। इससे ज्यादा आपको यहाँ याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1919 का अधिवेशन दोस्तों दिसंबर 1919 में अधिवेशन हुआ था। दिसंबर 1919 में अधिवेशन हुआ था। और ये कहाँ अधिवेशन हुआ था दोस्तों? अमृतसर में अधिवेशन हुआ था। अमृतसर पंजाब में है, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी।
मोतीलाल नेहरू 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष थे। एक बार 1919 में बने थे और दूसरे बार 1928 में बने थे दोस्तों। तो दोस्तों अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। और महत्वपूर्ण क्यों है, पेपर में क्यों पूछा जाता है, तो दोस्तों इसी अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक अंतिम बार भाग लिए थे। बाल गंगाधर तिलक अंतिम बार भाग लिए थे। ये भाई 1919 में दिसंबर में भाग लिए, 1 अगस्त 1920 को स्वर्गवासी हो गए। बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस के किस अधिवेशन में अंतिम बार भाग लिए थे? दिसंबर 1919 अर्थात 1919 के अमृतसर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। अंतिम बार भाग लिए थे। दोस्तों मोतीलाल नेहरू इंडिपेंडेंट नामक पत्रिका निकाले थे। इंडिपेंडेंट नामक पत्रिका के लेखक कौन है? तो वही मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू। भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। हिंदू महासभा मदन मोहन मालवीय। हिंदू महासभा का गठन मदन मोहन मालवीय ने किया था, 1915 में किया था। दोस्तों अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान, ये पत्रिका निकाला जाता था। इसके लेखक थे मदन मोहन मालवीय। ये पत्रिका था, इसके लेखक कौन थे? महामना मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। महामना मदन मोहन मालवीय थे। तो दोस्तों हमने आपको बताया कि 1917 में कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट ने की थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रीय कांग्रेस अर्थात भारत के कांग्रेस की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि 1917 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1917 में एनी बेसेंट किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? कांग्रेस की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? दोस्तों 1919 में अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल नेहरू ने 1919 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की थी? दोस्तों मोतीलाल नेहरू अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? दोस्तों कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक अंतिम बार भाग लिए थे? दोस्तों मोतीलाल नेहरू किस पत्रिका का संपादन करते थे? अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान पत्रिका के लेखक कौन है? महामना मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं 1920 के अधिवेशन के बारे में बात करेंगे। दोस्तों 1920 में कांग्रेस का, दोस्तों सितंबर 1920 में, याद रखिएगा सितंबर 1920 में कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। लाला लाजपत राय ने की थी। और दोस्तों याद रखिएगा इसी अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया था, जो पारित नहीं हो सका। क्यों पारित नहीं हुआ दोस्तों? क्योंकि इस असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था, इसका CR दास ने विरोध कर दिया था।
CR दास ने विरोध किया था? तो दोस्तों, जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता 1920 में किसने की थी? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने 1920 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की थी? दोस्तों याद रखिएगा, लाल बाल पाल त्रिकुट में से कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो पेश किया था 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, उसका विरोध किसने किया? दोस्तों, जब इन्होंने विरोध कर दिया तो पारित नहीं हुआ। तब जो है फिर दिसंबर 1920 में, ध्यान रखिएगा, ये विशेष अधिवेशन था, स्पेशल विशेष अधिवेशन था। लेकिन दिसंबर 1920 में सामान्य जो वार्षिक अधिवेशन हुआ था, तब वार्षिक अधिवेशन हुआ था। और कहाँ पे अधिवेशन हुआ था? नागपुर में अधिवेशन हुआ था। दोस्तों, नागपुर में अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता वी राघवाचारी ने की थी। वी राघवाचारी ने की थी और इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। और दोस्तों, CR दास ने समर्थन किया था। वहां पर विरोध किए लेकिन यहां पे समर्थन कर दिए। CR दास ने समर्थन किया था। और याद रखिएगा, नागपुर अधिवेशन में भाषाई आधार पर राज्यों की पहली बार चर्चा इसी अधिवेशन में किया गया था। नागपुर अधिवेशन में दर आयोग का गठन, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का गठन 1948 में किया गया था। लेकिन इस 1948 से पहले भी नागपुर अधिवेशन 1920 में भाषाई आधार पर राज्यों की राज्य बनाने की बात की आवाज उठाई गई थी नागपुर अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता शुल्क 4 आना कर दिया गया था। याद रखिएगा, 4 आना पहले बहुत उसका वैल्यू था, बहुत ही कीमत था उसका। तो दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता वी राघवाचारी ने की थी और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित कर दिया गया और CR दास ने इसका समर्थन कर दिया था। दोस्तों याद रखिएगा, जब हम आपसे क्वेश्चन पूछे कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित किया गया? 1920 के नागपुर अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वी राघवाचारी ने। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का समर्थन किसने किया? CR दास ने। असहयोग आंदोलन के का विरोध किसने किया था? किस अधिवेशन में? सितंबर 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये रहा है आपका 1920 का अधिवेशन। दोस्तों यहीं पे मैं बता दूं, 1921 का अधिवेशन, 1921 का अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ था। अहमदाबाद। और याद रखिएगा दोस्तों, 1921 में जो अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ था, उसका अध्यक्ष नामित किया गया था CR दास को। CR दास को नामित किया गया था, लेकिन वो थे जेल में उस समय, तो भाई अध्यक्षता तो कर नहीं पाएंगे, इसलिए उनके जगह पे हकीम अजमल खां अध्यक्षता किए थे। हकीम अजमल खां। हकीम अजमल खां ने 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता की थी हकीम अजमल खां। दोस्तों फिर 1922 का अधिवेशन हुआ और ये गया में हुआ था, और गया अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने की थी। याद रखिएगा, CR दास जेल से छूट गए और उसके बाद CR दास ने 1920 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से सत्य का चयन करें। 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने की थी? नहीं की थी, गलत है।
और 1922 में गया अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने की थी। ये सही है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको याद रखिएगा, गया अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। दोस्तों एक चीज और मैं बता दूं, 1912 का जो अधिवेशन है छूट गया है। 1912 में अधिवेशन हुआ था, बांकीपुर में हुआ था, बांकीपुर बिहार में, और ये 27वां अधिवेशन था दोस्तों। और इस अधिवेशन की खास बात क्या है कि जो कांग्रेस के संस्थापक थे एवो ह्यूम, उनको कांग्रेस का पिता घोषित किया गया था इसी अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? RN मुधोलकर ने की थी। RN मुधोलकर। तो 1912 में मुंह धोकर आ गए, हाँ, और कांग्रेस का पिता घोषित कर दिए। तो भाई 1912 में बांकीपुर बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता RN मुधोलकर ने की थी, और इसी अधिवेशन में एवो ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। दोस्तों याद रखिएगा, एवो ह्यूम जो है, एवो ह्यूम जो था ना, ये कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहा है, लेकिन 1885 से लेकर 1906 तक ये कांग्रेस के महासचिव के रूप में काम किए हैं, कांग्रेस के महासचिव के रूप में। और याद रखिएगा, कांग्रेस के जो पिता है वो ह्यूम है, इनके जीवनीकार कौन थे दोस्तों? जीवनीकार, इनके जीवनीकार थे विलियम वेडरबर्न। विलियम वेडरबर्न, वेडरबर्न। और दोस्तों एक बात और बता दूं, दिमाग में आ गया, याद पड़ गया तो बता दें कि ये वो ह्यूम लोकमित्र नामक पत्रिका निकालते थे। लोकमित्र, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि लोकमित्र पत्रिका कौन निकालते थे? तो दोस्तों ये वो ह्यूम। क्यों निकालते थे? लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को कांग्रेस से जोड़ने के लिए, संगठन बनाने के लिए। लोकमित्र, लोक माने एक तरह से लोग, जनता, और मित्र बनाना, इन लोगों को जोड़ने के लिए लोकमित्र पत्रिका निकालते थे ये वो ह्यूम। दोस्तों ये वो ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता, क्योंकि वह शिमला में जाकर बस गए थे। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, तो दोस्तों हर्मिट ऑफ शिमला कहा गया है। हर्मिट ऑफ शिमला। तो क्वेश्चन जब आपसे पूछा जाए कांग्रेस के प्रथम महासचिव कौन थे? एवो ह्यूम। कांग्रेस का पिता किसको घोषित किया गया? एवो ह्यूम को। लोकमित्र पत्रिका कौन निकालता था? एवो ह्यूम। एवो ह्यूम कौन था? एक ब्रिटिश सेवानिवृत्त अधिकारी था। कांग्रेस का संस्थापक कौन? एवो ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा गया? एवो ह्यूम। एवो ह्यूम के जीवनीकार कौन है? विलियम वेडरबर्न, ठीक है। और याद रखिएगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में एवो ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया? 1912 के बांकीपुर बिहार में। चलिए आप लोग बताइए 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? अध्यक्ष कौन था? 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? अध्यक्ष कौन था? कांग्रेस का पिता किसको घोषित किया गया? कब घोषित किया गया? अधिवेशन कहाँ हुआ था? और अध्यक्षता किसने की थी? मुधोलकर। कांग्रेस एवो ह्यूम के जीवनीकार कौन है? विलियम वेडरबर्न। एवो ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया 1885 से लेकर 1906 तक। दोस्तों लोकमित्र पत्रिका कौन निकालता था? हर्मिट ऑफ शिमला किसको कहा गया? 1920 में नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? कांग्रेस अधिवेशन का विरोध कांग्रेस अधिवेशन में 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया? समर्थन किसने किया? किस अधिवेशन में? 1920 के नागपुर अधिवेशन में। तो इतना चीज आप लोगों को याद हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं 1923 के अधिवेशन के बारे में। दोस्तों 1923 का अधिवेशन,
1923 का कांग्रेस का दिल्ली में हुआ था विशेष अधिवेशन। दिल्ली में कौन सा अधिवेशन हुआ था? विशेष अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। हम आप लोगों को 1923 के अधिवेशन के बारे में क्यों बता रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है बाबू याद करना। ये सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष थे, सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष थे। सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष थे। मात्र 35 वर्ष की आयु में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 35 वर्ष की आयु में कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। और दोस्तों, जो आगे हम बताने जा रहे हैं, इनको बताने से पहले 1924 का अधिवेशन बताने से पहले मैं आपको बता दूं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से लेकर 1946 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, याद रखिएगा। और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, याद रखिएगा। लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और याद रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन की जब शुरुआत हुआ उस समय भी कांग्रेस का अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और भी बातें इनके बारे में करेंगे, जब 1940 का अधिवेशन पढ़ेंगे तब रामगढ़ में हुआ था। और दोस्तों, अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बारे में एक बात और बता दूं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल और इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक ये निकालते थे। कौन? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। आगे दोस्तों, 1924 के अधिवेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका अधिवेशन बेलगांव में हुआ था। बेलगाम जिसको कहते हैं, और ये कर्नाटक में है, और गांधी जी इसकी अध्यक्षता किए थे। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि एक बार मात्र गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। कहाँ पे? बेलगाम कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी ने किया था। तो दोस्तों, जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? बेलगाम कहाँ है? कर्नाटक में। बेलगाम कहाँ है? कर्नाटक में। बेलगाम दोस्तों कर्नाटक में है। चलिए बताइए, 1923 के दिल्ली के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? अल हिलाल और इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे? दोस्तों, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, और इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। दोस्तों, 1924 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष रहे हैं? एक बार। कब? 1924। कहाँ पे? तो ये हो गया 1924 का अधिवेशन। चलिए दोस्तों, यहीं पे 1925 के अधिवेशन के बारे में बता देते हैं। 1925 में कांग्रेस का कानपुर में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी। और खास बात क्या है कि यह प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष, बाबू 1925 में कांग्रेस का कहां पे अधिवेशन हुआ था? जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट, भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी। और याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। और दोस्तों, इस आंदोलन की खास बात क्या है? ध्वज वंदना,
ध्वज वंदना विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा को पहली बार गाया गया। हाँ, पहली बार गाया गया था 1925 के कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में सरोजिनी नायडू अधिवेशन की अध्यक्षता कर रही थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में इसको गाया गया था। और विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा को श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा लिखा गया था। और किसके कहने पर? गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने पर इसको लिखा गया था। तो याद रखिएगा, ध्वज वंदना को पहली बार कब गाया गया था? 1925 के कानपुर के अधिवेशन में और सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में पंडित जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में गाया गया था। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी? भारतीय महिला सरोजिनी। कांग्रेस की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष बेसेंट। तो कभी कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजिनी नायडू, अब भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष पूछा जाएगा तो एनी बेसेंट। तो दोस्तों, आपने 1925 तक के अधिवेशन कवरअप कर लिया है। अब हम लोग आते हैं 1926 के अधिवेशन के बारे में जानते हैं। 1926, 1927। तो दोस्तों, 1926 में कांग्रेस का गुवाहाटी में अधिवेशन हुआ था और गुवाहाटी असम में है और इसकी अध्यक्षता श्रीनिवास आयंगर ने की थी। श्रीनिवास आयंगर ने की थी। और दोस्तों, खास बात क्या है कि कांग्रेस के लोगों ने ये घोषित किया था इस अधिवेशन में खादी पहनना अनिवार्य कर दिया था। खास बात यही है कि खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया कि कांग्रेस पार्टी के जो सदस्य हैं वे खादी के कपड़े पहने गए। तो याद रखना, खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया। बस, इससे ज्यादा आपको नहीं याद करना है। 1926 का कांग्रेस का कहां पर अधिवेशन हुआ था? जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? और इस अधिवेशन की खास बात क्या है? खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य। दोस्तों, 1927 में कांग्रेस का मद्रास में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता एम.आई. अंसारी ने की थी। और पहली बार पूर्ण स्वाधीनता की बात किया गया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वाधीनता की बात किया गया तो 1927 के मद्रास अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? एम.आई. अंसारी ने। ठीक है दोस्तों, आते हैं 1929 का अधिवेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको कभी भूलना नहीं चाहिए। 1929 के अधिवेशन को बहुत अच्छे से समझिएगा। 1929 में कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ था। रावी नदी के तट पर हुआ था। रावी नदी के तट पर कौन सा प्राचीन स्थल अवस्थित है? हड़प्पा। हरा रंग ह से हड़प्पा, रा से रावी। तो 1929 में लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? किस नदी के तट पर? किसकी अध्यक्षता किसने की थी? और क्या हुआ था? इसमें पहली बार रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था। पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था। और दोस्तों, इसी अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज्य की घोषणा किया गया। पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया। पूर्ण स्वराज्य की घोषणा किया गया।
और याद रखिएगा 31 दिसंबर, ये जो तिरंगा झंडा फहराया गया ना बाबू, कब फहराया गया? 31 दिसंबर 1929 को याद रखिएगा। 31 दिसंबर 1929 को याद रखिएगा। 31 दिसंबर 1929 को पहली बार रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और पूर्ण स्वराज की घोषणा किया गया। दोस्तों याद रखिएगा 2 जनवरी 1930 को याद रखिएगा। 1929 के बाद 1930 आता है। 2 जनवरी 1930 को घोषणा किया गया कि 26 जनवरी को पूरे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। तो 26 जनवरी को पूरे देश में स्वाधीनता दिवस कब पहली बार मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। 2 जनवरी 1930 को घोषणा किया गया। ठीक है, 1930 को घोषणा किया गया। याद रखिएगा 2 जनवरी 1930 को घोषणा किया गया। क्या घोषणा किया गया? कि 26 जनवरी को पूरे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। देखिए यहां पे लिख देता हूं 26 जनवरी 1930 लिख देता हूं, 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, पूरे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से फटाफट रिवाइज करिए कि 1926 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था? जिसके अध्यक्ष कौन थे? खास बात क्या है? चलिए 1927 में अधिवेशन कहां हुआ था कांग्रेस का? जिसके अध्यक्ष कौन थे? खास बात क्या है? ठीक है, 1929 में अधिवेशन कहां हुआ था? किस नदी के तट पर? अध्यक्ष कौन था? 31 दिसंबर 1929 को किस नदी के तट पर? कहां पे? पहली बार। और पूर्ण स्वराज का किसका घोषणा किया गया? पूर्ण स्वराज का। 2 जनवरी 1930 को घोषणा किया गया। क्या? 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। इतना 1929 के बारे में समझ लीजिए। और देखिए 1929 के बारे में और भी बातें हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए भी इस पर चर्चा हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 1929 में किस आंदोलन को शुरुआत करने के बारे में चर्चा हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करने के लिए चर्चा हुआ था। तो दोस्तों आप लोगों ने 1929 के अधिवेशन को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग आते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न 1931 के अधिवेशन के बारे में। 1931 के अधिवेशन के बारे में 1931 का जो अधिवेशन हुआ था कराची में हुआ था, आज पाकिस्तान में है, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। दोस्तों याद रखिएगा 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। और इसी अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। 1931 के कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, लेकिन गांधीवाद नहीं। दूसरा चीज याद रखिएगा दोस्तों, 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति का प्रस्ताव
पंडित जी के तरह से, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया और इनके सहयोगी थे एम.एन. राय, मानवेंद्र नाथ राय। तो बाबू याद रखिएगा 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। गांधी जी ने कहा था इसी अधिवेशन में, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। दोस्तों, मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया और उनके सहयोगी थे एम.एन. राय। याद रखिएगा 1931 के अधिवेशन को सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी की सम्मान और पराकाष्ठा की बात कहा था। याद रखिएगा 1931 के कराची अधिवेशन को सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के सम्मान तथा पराकाष्ठा की बात कही थी। दोस्तों, 1931 के कराची अधिवेशन के सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदौली के महिलाओं के कहने पर गांधी जी ने दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। दोस्तों, बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था, उसी तरह से वल्लभ भाई पटेल ने हमारे हिंदुस्तान का, भारत का एकीकरण किया था। इसीलिए वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क से तुलना किया गया है और भारत का बिस्मार्क कहा गया है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया है। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के कहाँ अध्यक्षता की थी? कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं? मौलिक अधिकार तथा आर्थिक नीति का प्रस्ताव किसके द्वारा कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पेश किया गया था? मौलिक अधिकार तथा आर्थिक नीति का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कराची अधिवेशन 1931 में पेश किया गया था। उस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1931 में जब मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पेश किया गया था तब जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में वो अधिवेशन कहाँ हुआ था? कब हुआ था? चलिए, किसने कहा था 1931 के कराची अधिवेशन के बारे में? गांधी जी के सम्मान तथा पराकाष्ठा की बात किसने माना था? सुभाष चंद्र बोस ने। याद रखिएगा दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो जय हिंद का नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिया था। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है। स्प्रिंगिंग टाइगर सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है जिसको ह्यूटोए ने लिखा है। ह्यूटोए ने लिखा है स्प्रिंगिंग टाइगर, जो सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। दोस्तों, कटक उड़ीसा में है और उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। याद रखिएगा, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान फिलीपींस की राजधानी मनीला में है और दक्षिण एशिया का प्रथम चावल अनुसंधान संस्थान वाराणसी में है, जिसकी स्थापना नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो दोस्तों, इतना चीजें आपको समझ में आ गया होगा 1931 के कराची अधिवेशन के बारे में। दोस्तों, अब हम लोग आते हैं 1936 के अधिवेशन के बारे में सीधा डायरेक्ट। 1936 का जो अधिवेशन हुआ था यह लखनऊ में हुआ था और दोस्तों जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। याद रखिएगा 1936 में कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दोस्तों 1936 के अधिवेशन में भारतीय शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम को अस्वीकार कर दिया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में 1935 के अधिनियम को अस्वीकार कर दिया गया। 1935 के एक्ट को, अधिनियम को कांग्रेस के किस अधिवेशन में अस्वीकार कर दिया गया? तो 1936 के अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1935 के अधिनियम को अस्वीकार कर दिया गया। और 1935 के अधिनियम को गुलामी का दास्ता पत्र कहा गया। गुलामी का दास्ता पत्र किस अधिनियम को कहा गया? 1935 के अधिनियम को कब कहा गया? 1936 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। दोस्तों 1937 के अधिवेशन के बारे में पढ़ते हैं। यह अधिवेशन फैजपुर में हुआ था और गांव में होने वाला पहला अधिवेशन फैजपुर, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। याद रखिएगा 1937 में कांग्रेस का फैजपुर में अधिवेशन हुआ था और फैजपुर महाराष्ट्र में है, और जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और गांव में होने वाला ये पहला अधिवेशन है फैजपुर अधिवेशन 1937 में। दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं 1938 के अधिवेशन के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 39 के अधिवेशन के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में 1935 के अधिवेशन को अस्वीकार कर दिया गया? कहां हुआ था अधिवेशन? अध्यक्षता किसने की थी? गांव में होने वाला पहला अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? कब हुआ था अधिवेशन? 1937। अब हम लोग आते हैं 1938 के अधिवेशन के बारे में। दोस्तों आज हम लोग पूरा अधिवेशन कवरअप करने वाले हैं 1950 तक। 1950 तक के सभी अधिवेशन को कवरअप करेंगे। आते हैं 1938 का अधिवेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में, और हरिपुरा कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है, जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने की थी। दोस्तों इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कौन किया था? और इसके अध्यक्ष बनाया गया था पंडित जी को। पंडित जी मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम क्वेश्चन पूछें 1938 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? 1938 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? हरिपुरा कहाँ है? और राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किसने किया था? राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया था? इससे ज्यादा प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। इससे बाद आते हैं 1939 का अधिवेशन। असली लड़ाई तो यही है, और यहीं पे तो गलती होता है बच्चों से। गलती क्या होता है इस पर बात करते हैं। 1939 में बाबू कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था त्रिपुरी में। त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरी। त्रिपुरा एक हमारा राज्य है पूर्वोत्तर का, लेकिन त्रिपुरी जो है मध्य प्रदेश में जबलपुर जिला में है अवस्थित। जबलपुर मध्य प्रदेश में। बाबू चुनाव लड़े थे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र त्रिपुरी, एक त्रिपुरा राज्य है पूर्वोत्तर का, और एक त्रिपुरी है जबलपुर मध्य प्रदेश। त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश। तो बाबू
सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष, सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष निर्वाचित हो गए थे, ठीक। लेकिन इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर साहब को यानी राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। बाबू याद रखिएगा कि इनको जो है सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हो गए थे, इनके विरोधी थे सीताराम पट्टाभिरमैया। ये चुनाव में हार गए थे। ये ना गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार थे, गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार थे। समर्थित, गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार थे। उम्मीदवार, ठीक है। बात को समझिएगा कि 1939 में त्रिपुरी में जबलपुर में है, त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस का चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। लेकिन इनके विरोध में एक व्यक्ति खड़ा हो गए थे, सीताराम पट्टाभिरमैया, लेकिन इनको खड़ा किए थे गांधी जी, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए पहली बार अगर कभी चुनाव हुआ तो 1939 में हुआ। क्वेश्चन पूछ देगा कांग्रेस अध्यक्ष के लिए पहली बार चुनाव कब हुआ था, तो 1939 में। किस अधिवेशन के लिए? त्रिपुरी अधिवेशन के लिए। त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर। त्रिपुरी जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और इस अधिवेशन में किसकी 1939 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसमें किसकी जीत हुई थी? सुभाष चंद्र बोस ने किसे हराया था? सीताराम पट्टाभिरमैया किससे चुनाव हार गए थे? आई बात समझ में? सुभाष चंद्र बोस ने किसको पराजित किया था? सीताराम पट्टाभिरमैया किससे पराजित हो गए थे? सुभाष, याद रखिएगा 1377 मतों से सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत गए। 1377। और जब चुनाव जीत गए तो गांधी जी ने कहा सीताराम पट्टाभिरमैया की हार मेरी हार है। अपने सम्मान की बात उन्होंने कहा कि भाई वो हार गए तो वो समझ लो मेरी हार है, क्योंकि मैंने इसको खड़ा किया है, मेरे नाम पर सभी लोगों ने वोट किया है। अब इस मतभेद को दूर करने की, मतभेद जो बीच में जो मनमुटाव था, उस दूरी को पाटने का काम किया था गोविंद वल्लभ पंत ने। गोविंद वल्लभ पंत ने उस खाई को पाटने की कोशिश किया, लेकिन मतभेद दूर नहीं हो सका। गांधी जी से गोविंद वल्लभ पंत ने कहा, ए भाई सुभाष चंद्र बोस जैसा कर रहे हैं वैसा आप लोग कर लीजिए। सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा कि नहीं हमको कुछ नहीं करना है, उनको जैसा मन करे वैसे करें। सुभाष चंद्र बोस से आकर बोले, अरे भाई गांधी जी जैसा कर रहे हैं वैसा कर लीजिए। इन्होंने बोला हम तो कहने वाले नहीं है। दोनों अपने अपने सम्मान की बात, कोई झुकने को तैयार नहीं। विरोध जबरदस्त हो रहा था एकदम। गांधी जी के भी बहुत समर्थक थे। गांधी जी, क्योंकि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के भी राजनीतिक गतिरोध होता था। हालांकि गांधी जी सुभाष चंद्र बोस का भी बहुत सम्मान करते थे और सुभाष चंद्र बोस गांधी जी का सम्मान करते थे। तभी तो सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद रेडियो से कह दिया कि हे भारत के राष्ट्रपिता, पिता तुल्य मानते थे। हे भारत के राष्ट्रपिता, स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई, अंतिम जंग में हम आपके आशीर्वाद और शुभकामनाओं के आकांक्षी हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कह दिया। उसके बाद गांधी जी ने मैं कह दिया सुभाष चंद्र बोस को, देशभक्तों का देशभक्त सुभाष चंद्र बोस, देशभक्तों का देशभक्त सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने कह दिया। तो बाबू ये याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस जय हिंद का नारा दिए थे, दिल्ली चलो का नारा दिए थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा नारा दिए थे। और सुभाष चंद्र बोस आईएनए, भारत में जो आईएनए का गठन हुआ था इंडियन आर्मी का, सुभाष चंद्र बोस उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसको बनाया गया?
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1939 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद। अब हमारी बात समझिएगा बाबू, एक चीज और याद कर लीजिएगा, 1934 में भी बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। बस डायरेक्ट पेपर में यही पूछा गया है कि 1934 में बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। तो आपने महत्वपूर्ण प्रश्न 1939 का पढ़ लिया, त्रिपुरी में हुआ था, जबलपुर मध्य प्रदेश में। सुभाष चंद्र बोस जो है चुनाव जीत गए थे, ये जीत गए थे, निर्वाचित लिखे हैं, निर्वाचित हो गए थे, जीत गए थे। सीताराम पट्टाभिरमैया हार गए थे। सीताराम पट्टाभिरमैया सुभाष चंद्र बोस से चुनाव हार गए थे, अर्थात सुभाष चंद्र बोस सीताराम पट्टाभिरमैया को हरा दिए थे। ठीक है, तो ये 1939 का अधिवेशन आपने बहुत अच्छे से समझ गए। अब दोस्तों हम लोग आते हैं 1940 के अधिवेशन के बारे में। फटाफट अब खत्म होने वाला है अधिवेशन। 1940 का अधिवेशन दोस्तों, 1940 में कांग्रेस का रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था। रामगढ़ में अधिवेशन हुआ था और जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। और बाबू 1940 से लेकर के 1946 तक, 1940 से लेकर के 46 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष थे। लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति है मौलाना अबुल कलाम आजाद। और याद रखिएगा, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उस समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी कांग्रेस का अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत छोड़ो आंदोलन बाबू 9 अगस्त 1942 को हुआ था, तब कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। तब कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। दोस्तों तो मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में मैंने पीछे भी बता दिया है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल। इंडिया विंस फ्रीडम और अल हिलाल पुस्तक के लेखक कौन है? सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष कौन है? कब किए थे? 1900। कहाँ पे? दिल्ली के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद किए थे। या इतना समझ गए होंगे दोस्तों। 1940 के अधिवेशन के बाद मैं आपको बताने वाला हूं 1946 का अधिवेशन जो मेरठ में हुआ था। 1946 में कांग्रेस का मेरठ में अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता आचार्य जेबी कृपलानी ने किया था। आचार्य जेबी कृपलानी ने किया था। आचार्य जेबी कृपलानी ने किया था 1946 में। क्वेश्चन पूछा जाता है, आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा, आचार्य जेबी कृपलानी। आचार्य जेबी कृपलानी। दोस्तों याद रखिएगा, आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष अर्थात 15 अगस्त 1947 को कांग्रेस का अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। लेकिन उसके बाद, आज़ादी के बाद, जैसे ही आज़ादी मिल गई हमारे देश को, उसके बाद कार्यकारिणी की बैठक को लेकर के मतभेद हो गया। तब आचार्य जेबी कृपलानी ने इस्तीफा दे दिया। तो ये इस्तीफा दे दिए कांग्रेस अध्यक्ष पद से। तो बाबू इन्होंने इस्तीफा दिया। तब याद रखिएगा कि दिल्ली में विशेष अधिवेशन हुआ था 1947 में ही। तब अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। इस्तीफा दिया तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। याद रखिएगा, जब
मतभेद होता था ना अध्यक्ष पद को लेकर के, या तो दादा भाई नवरोजी को बनाया जाता था या तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता था, क्योंकि इतने सम्मानित व्यक्ति थे, इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे लोग कि लोग इनका बहुत ही सम्मान करते थे। तो आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष आचार्य जे.बी. कृपलानी थे, और जब आचार्य जे.बी. कृपलानी के इस्तीफा देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। दोस्तों 1948 में कांग्रेस का जयपुर में अधिवेशन हुआ था। जयपुर में अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता वही व्यक्ति किए थे जो सुभाष चंद्र बोस से चुनाव हार गए थे। कौन? सीताराम पट्टाभिरमैया। आखिरकार उनकी भी मंशा पूरी हो गई, वो भी कांग्रेस के अध्यक्ष बना दिए गए। सीताराम पट्टाभिरमैया, सीताराम पट्टाभिरमैया, सीताराम पट्टाभिरमैया रमैया। अच्छा, एक बात और बता दे, कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक की रचना किया है सीताराम पट्टाभिरमैया ने। कांग्रेस का इतिहास नामक पुस्तक की रचना किया है सीताराम पट्टाभिरमैया ने। बस आपको इतना ही याद करना है कि 1948 में जयपुर में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता सीताराम पट्टाभिरमैया ने की थी। और बाबू लास्ट एक याद कर लो, 1950 का कांग्रेस का नासिक में अधिवेशन हुआ था। नासिक में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। याद रखिएगा 1950 में कांग्रेस का नासिक में अधिवेशन हुआ था, याद रखिएगा। और नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन ने की थी। क्वेश्चन पूछा गया है कि पुरुषोत्तम टंडन का उपनाम क्या है? राजर्षि नाम है। और याद रखिएगा यही पुरुषोत्तम दास टंडन है, यह वही पुरुषोत्तम दास टंडन है जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। उत्तर प्रदेश के पहले विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। भाई नेहा जी का आगमन हो गया है यहाँ पे हमारे चैनल पे, एग्जाम टेबल पर। नेहा जी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आपने इतना पढ़ लिया दोस्तों, जल्दी से रिवाइज करिए। 1940 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1946 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1946 में कांग्रेस का कहां पे अधिवेशन हुआ था? 1946 में आचार्य जे.बी. कृपलानी ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? एक बात और बता दें, ध्यान रखिएगा, हमारा देश जब आजाद हुआ तो उस समय भारत में जो है आचार्य जे.बी. कृपलानी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे, लेकिन ब्रिटेन में जो है लेबर पार्टी की सरकार थी, श्रमिक पार्टी की सरकार थी। ये भी प्रश्न में पूछा जाता है कि जब हमारा देश भारतवर्ष आज़ाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, तब ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी, श्रमिक पार्टी की सरकार थी। तो दोस्तों 1948 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? 1950 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? जिसके अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। तो दोस्तों आज हम लोगों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी अधिवेशनों का होता है समापन। बहुत ही शानदार तरीके से आपने अपना बहुमूल्य समय दे करके इसको पढ़ा, याद किया, समझा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं और फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरा महामैराथन की क्लास, महासंग्राम आधुनिक भारत की क्लास अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर करके मुझे ज़रूर बताइएगा
तभी आपको इसका पार्ट 2 मिलेगा और उस पार्ट 2 में आज़ादी से संबंधित जितने भी आंदोलन हुए हैं उस आंदोलनों के बारे में चर्चा किया जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।